हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, जिस पे हम बात कर रहे हैं प्रकरण 4 पर, फुटकल रचनाएं। आगे हमने प्रकरण 3 तक बात कर लिया है। आज हम प्रकरण 4 से शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण 4। चारों प्रकरण आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकरण को कौन सा नाम दिया था उन्होंने, ठीक है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको आप जरूर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कथन भी इसमें से पूछे जाते हैं। प्रकरण के नाम पूछ लेगा, कितने प्रकरण में विभक्त किए हैं ये भी पूछा था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीर गाथा काल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीर गाथा काल। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाली पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के रूप में जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन ये वाला पूछा गया है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूछ सकता है किस प्रकरण में कहा था? प्रकरण 4 में। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी बड़ी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा भी ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख्य प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कीर्ति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। खुसरो पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। खुसरो, इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा उन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। खुसरो की इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है कि
अब भी यह बात पाई जाती है कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियां मुकरियां और दो सुखाने में मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गईं। इनमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ है। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिसे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों की जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न है। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी कि जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो ने प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक है। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई घरी का घर में चला समाया के स्थान पर चलिया चल्या समाया, उनई आई के स्थान पर उन्मीव आई झुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय इट्ठ बैसिट्ठ आदि रूप ईठ इष्ट इट्ठ ईट विशिष्ट विशिष्ट वशिष्ठ विशिष्ट वशिष्ठ हो गए। अतः पुराने प्रत्यय आदि बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पूछा गया है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। जब आप पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे उसके अंदर की चीजें तभी पता चलता और यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छी पंक्ति है और ये पूछी गई है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। पूरा भी पूछ सकता है और नहीं तो वन लाइन पॉइंट पूछ सकता है। अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए गए हैं, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। मुहावरा है, पहेलियां मुकरियां। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा।
चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका क्या होगा? आकाश। अगला है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। क्या होगा? दिया बाती। दोनों पूछे जा सकते हैं, इसको आप जरूर से, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे और है, एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। क्या होगा? पैजामा। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। क्या होगा? दर्पण। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज के रूप में देखिए। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद। मोहि अचंभो आवत, ऐसे बामे जीव बसत हैं कैसे। अब नीचे के दोहों की गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। ये सभी खुसरो की है। उज्जल वरण अधीन, तन एक चित तो ध्यान। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग। तन मेरी मन पीऊ को दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। ये वाला पूछा गया है, ये लास्ट वाली पॉइंट। मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल। कैसे गर दीनी कस मोरी लाल। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा आगिन मोहि डस डस जाए। आगे है, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर। जोई जोई ध्यावे, तेई तेई फल पावे। मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर। जे हाल मिश्की मकून, तगा फुल दुराए नैना। बनाए बतिया की, तावे हिजरा न दारम। ए जा न लेहु काहाँ लगाए छतिया। सबाने हिजरा दराज चू, जुल्फवार रोजे वसलत चू उम्र कोतह। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अधेरी रतिया। आगे हैं विद्यापति। विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को वंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकैब्युलरी पर अवलंबित होती है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, वैशवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी
सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गैल, गैल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहां की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जा सकती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवराशों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवराशों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद ही की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। पूछा गया है, विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये वाला कथन तो कितनी बार पूछा गया है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। किसके बारे में कहें? विद्यापति के बारे में। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर्य आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप की लीलाएं वर्णित होती हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक के नित्य मानी गई हैं, जहां वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे है, विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए गए। विद्यापति 1460 में किस राजा के यहाँ? तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ थे। सरस वसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भसी, मुख से दूर करु चीरे, तोहर बदन समचाद होवत, नाही कयो जतन बिह केला, कै बेर काटि बनावल, नौके तयो तुलित नहीं भेला, लोचन तू कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए लुक लहन जल मह, पंकज निज अप माने। विद्यापति का है। भव विद्यापतु सुन सब बर जोवत ई सम लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रति माने, काल कलह पिए साझहि रे, जैबी मई मारु देश, मोय अभागिल नहीं जानल रे, संग जहतौ जोगनी बेश, हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिहर न जाई, एक शयन सखी सूतल रे, अछल बलभ निशि भोर, ना जानल कत खन तज गेल रे, बिछुरल चकवा जोर, शून्य सेज पिय साइल रे, पिय बिनु घर मोय अजी। बनति करहु सुगहे लिन रे,
मोहि देहि अगी हर साज विद्यापति कवि गावल रे आवे मिलत पिय तोर लखिमा दे बर नागर रे राय शिव सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा न मुसलमानों से। जनता की चितवित बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राह्य के रूप में प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों के भी परिवर्तन हो गए, पर इसमें यह समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप में जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई वह विद्यापति आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 1900 वर्षों में हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ वीरगाथा का प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। हमने रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल 4 प्रकरणों में विभक्त किए थे, पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप उससे जरूर से जुड़िएगा। और आगे हम बात करेंगे भक्ति काल पर। भक्ति काल को उन्होंने कितने प्रकरणों में विभक्त किया है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।